हे गाइस, मैं हूं निशित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइटन्स एट टेबल। गाइस, आज इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कोविड-19 की वजह से परेशान नहीं है। हर इंसान इस दुनिया में आजकल परेशान है इसकी वजह से, इस पैंडेमिक की वजह से। लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है इस दुनिया पर। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। बस एक होप है कि किसी तरीके से ये दिक्कत सॉल्व हो जाए, एक वैक्सीन आ जाए जिसकी वजह से ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसी बीमारियां तो नहीं कहूँगा, ऐसी आदतें हैं जिनको सही करना, जिनको सॉल्व करना, जिनको मतलब सही करना ज़रूरी है अगर हमें एक एथिकल सोसाइटी बिल्ड करनी है। ये एक बैरियर है हमारे लिए और जो हमें रोकता है एक एथिकल सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए। कुछ दिन पहले मैं एक ब्लॉग पढ़ा था, उस ब्लॉग में एक स्टोरी मेंशन थी। स्टोरी का जो टाइटल था वो ये था, डैमेज्ड सोल स्टिल हैव वर्थ। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर अपनी शॉप के बाहर एक बोर्ड लगाता है। बोर्ड में लिखा होता है पपीज फॉर सेल, जिसे देख के 11 साल का बच्चा शॉप के अंदर आता है, शॉपकीपर से बोलता है कि भैया मुझे एक पपी चाहिए, और पूछता है कितने के होंगे। तो शॉपकीपर कहता है यूं ही 4 से 7 हज़ार तक की रेंज में होंगे मेरे पास पपीज। और ये सुनते ही बच्चा जो होता है वो अपने घर जाता है। घर जाके उसके पास गुल्लक होती है, गुल्लक को वो फोड़ देता है। जब फोड़ता है गुल्लक को, उसमें जो पैसे बटोरता है 250 रुपये हुए होते हैं उसके पास। 250 रुपये लेकर वो दुकान पे वापस आता है, शॉप पे वापस आता है और शॉपकीपर से कहता है भैया मुझे पपी चाहिए, मुझे पपी देखने हैं। तो शॉपकीपर इस पपीज को लेके आता है। 3 पपीज तो भाग मतलब फुदकते फुदकते आगे आते हैं। एक पपी जो होता है वो पीछे ही रह जाता है और वो काफी मतलब घसट के काफी लंगड़ा के आगे आ रहा होता है। तो इसको देख के जो बच्चा होता है वो शॉपकीपर से पूछता है कि भैया इससे क्या हुआ। तो शॉपकीपर बोलता है कि इसका एक हिप सॉकेट नहीं है, जब से पैदा हुआ है तब से ये ऐसा ही है। तो ये देखकर कि पपी को वो काफी बच्चा पैशनेटली देख रहा होता है, वो बोलता है बच्चा कि भैया मुझे इसे खरीदना है। तो जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे चाहो तो तुम ऐसे ही ले जाओ। तो बच्चा कहता है नहीं भैया मुझे इसे खरीदना, मैं पूरे पैसे दे के इसे लूँगा। तो कहता है बेटा तुम इसे लेके क्या करोगे, ना तो ये कूद पाता है, ना ही खेल पाएगा तुम्हारे साथ, ना ही चल पाएगा, मतलब दौड़ पाएगा तुम्हारे साथ। तो इस बात को सुन के जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, निराश हो जाता है। तो पास में एक स्टूल रखा होता है, उस पर जाके वो बच्चा वो बैठ जाता है। तो जब वो बैठता है बच्चा और उस पपी की तरफ देख रहा होता है, तो बच्चा कहता है नहीं भैया मैं पूरे पैसे देके लेना चाहता हूँ। तो जो शॉपकीपर होता है एक बार फिर कहता है कि इसको पैसे देके लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो बिक नहीं रहा है पपी, तो तुम ऐसे ही ले जा सकते हो, मैं ऐसे ही दे दूँगा तुम्हें। तो ये बात सुन के बच्चा नीचे झुकता है, अपनी पैंट को ऊपर रोल कर रहा होता है। और ये देख के जो शॉपकीपर होता है वो मतलब चौंक जाता है, वो उसके होश उड़ जाता है कि जो बच्चा होता है उसका एक पैर जो होता है ना प्रोस्थेटिक होता है, वो नकली होता है मतलब। और बच्चा फिर इस बात पे बच्चा कहता है शॉपकीपर से कि भैया मुझे लगता है ना इस पपी को एक ऐसा इंसान चाहिए जो इसे समझ सके। मतलब मैं भी नहीं खेल पाता हूँ, मैं भी नहीं भाग पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इस पपी को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ। और फिर वो बच्चा उठता है, 250 रुपये को रखता है काउंटर पे और मतलब वो जो शॉपकीपर होता है उससे कहता है कि मैं अगले महीने आऊँगा और इस पपी को मैं ले जाऊँगा पूरे पैसे देकर, तब तक इस पपी का आप ध्यान रखिएगा। और इस स्टोरी में तो ना एक शॉपकीपर जज कर रहा था एक पपी को उसकी डिसेबिलिटी पे। लोग तो जब जज करने पे आते हैं तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। ये जज करने की आदत के पीछे ये जो आदत, ये बीमारी बन चुकी है ना, ये आदत होती है बच्चों में, ये आदत नहीं होती। जैसे बड़े होते रहते हैं ना बच्चे, ये गंदगी एक्यूमुलेट होती रहती है उनके दिमाग में और ये बीमारी बन जाती है, ये आदत बनती है, फिर बीमारी बन जाती है जज करने की। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको जज करने लग जाता है इंसान। ये जो आदत है ना, इसके पीछे एक डिज़ायर काम करती है। डिज़ायर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काम करती रहती है बैकग्राउंड में। और ये डिज़ायर जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ायर है वैसे हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए। इस डिज़ायर के बारे में मैंने पीछे वीडियो में भी बात की है। ये डिज़ायर इज द डिज़ायर टू फील इम्पोर्टेंट। आज जो भी हम इंसान है ना, इसी डिज़ायर की वजह से है।
अगर इंसान आगे बढ़ पाता है, इंसान अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाता है, तो यही डिज़ायर होती है जो उसे गाइड करती है, डिज़ायर टू फील इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर इंसान इम्पोर्टेंट फील ही नहीं करना चाहेगा तो क्या कुछ करना है, क्या कुछ करेगा। ना तो दुनिया में कुछ ये मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, ना ही दुनिया में कुछ आगे तरक्की हो पाएगी। तो अच्छा, इस डिज़ायर को अगर सेटिस्फाई करना है किसी इंसान को, तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो डिज़ायर को कोई इंसान बहुत मेहनत करे, कुछ अचीव करे और डिज़ायर को सेटिस्फाई कर ले, इम्पोर्टेंट बन जाए। और दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि अपने आसपास के जो लोग हैं ना, उनको आप धक्का दे दो, उन्हें आप नीचे गिरा दो। क्योंकि वो नीचे गिर गए, आप ऊपर उठ गए, आप इम्पोर्टेंट बन गए, आपकी डिज़ायर सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, और ये दिमाग बहुत शातिर होता है, सबसे आसान तरीका जो चूज करता है किसी भी चीज़ को करने का। अगर कोई डिज़ायर को सेटिस्फाई करना है, सबसे आसान तरीका ही चूज करेगा। तो दूसरा तरीका जो है सबसे आसान तरीका है, किसी को कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर कोई इंसान आपके सामने, आपको लग रहा है कि आपको लगता है कि यार ये इंसान कुछ अलग कर रहा है, तो आप उसे जज करने लग जाते हो। दिमाग यही करता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने क्या बोल दिया उसे। हम इस चीज़ को सोचते भी नहीं है, अरे यार वो तो बेकार है, अरे यार वो तो ऐसी है, अरे वो तो ऐसा है, कहते हैं। कुछ इंसान है, गलती हो गई तो बस पीछे पड़ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत से लोग प्रेशराइज होकर सुसाइड भी कर लेते हैं। ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं इन सब इस जज करने की वजह से कि क्या कहेंगे लोग। इसकी वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसका ख्याल रखें, किसी को जज ना करें। और अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करूं तो हर एक घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है इंडिया में। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि इससे केसेस कई ज़्यादा होते हैं, वो सामने आ नहीं पाते हैं। और खासकर रूरल एरिया के केसेस, रूरल एरिया में लगभग 90% केसेस सामने आते ही नहीं है। और वहाँ पे फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करा जाता है। फीमेल्स, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बूढ़े हों, सबको प्रेशराइज करा जाता है। और जिसके चलते काफ़ी फीमेल्स सुसाइड कर लेती हैं। और इसके पीछे जो मुझे वजह लगती है वो है पैट्रियार्की, मेल डोमिनेंसी की वजह से फीमेल्स को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है सोसाइटी में। और सोसाइटी से मेरा मतलब ना सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन तो है ना। और ये पेट्रियार्की, मेल डोमिनेंसी, ये वुमेन्स जो सफ़र करती हैं, जितने भी स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं, ये बाहर भी करते हैं, ये बाहर भी होता है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। आप इंसान की फितरत को नहीं बदल सकते, ठीक है ना। दिक्कत सबके साथ ही है, ठीक है। ये जज करना सभी करते हैं, बाहर भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। तो वही बात है। और एक बात और है, जब सोसाइटी में एक तबका ऊपर जाएगा तो दूसरा तबका अपने नीचे हो जाएगा। जब एक जेंडर को ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगी तो वो ज़्यादा ऊपर, मतलब उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, बाकी जेंडर को कम हो जाएगा। तो यही बात होती है। अगर हाँ, ये बात सही है, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करा जा रहा है, LGBT कम्युनिटी को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा जा रहा है, लेकिन अभी चीज़ें वैसी नहीं हुई हैं। अभी चीज़ें जैसी होनी चाहिए ना वैसी अभी नहीं है। हम नहीं कह सकते कि अभी हालात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अच्छे हैं नहीं। अभी टाइम लगेगा, अभी बहुत लंबा रास्ता है तय करने का, तो उसमें लगेगा टाइम। और जो सबसे बड़ा कल्प्रिट जो यहाँ पे है वो है लोगों का एजुकेटेड ना होना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोगों का एजुकेटेड ना होना और लोगों का लिटरेट ना होना दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग लिटरेट होते हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं होते हैं। लिटरेट मतलब पढ़ना लिखना आता है, डिग्री वगैरह है, नौकरी करते, पैसा कमाते हैं। एजुकेटेड मतलब चेंज फ्रॉम इनसाइड, एजुकेशन मतलब चेंज फ्रॉम इनसाइड। मतलब जो इंसान 10 साल पहले लोगों को तकलीफ देता था अपने पेट भरने के लिए लोगों का पेट काटता था, आज भी वो इंसान अपना पेट भरने के लिए लोगों का पेट काट रहा है, ठीक है ना। अपने चक्कर में दूसरे का नुकसान कर रहा है। तो वो क्या एजुकेटेड है, क्या बदलाव आया उसके अंदर। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी हो सकता है बढ़ गई हो। पहले वो मान लो 50,000 कमा रहा था, आज वो लाख कमा रहा हो सकता है, लेकिन कुछ उसके एथिक्स, कुछ उसकी इंसानियत में फर्क नहीं आया ना। अंदर से तो वो वैसी का वैसी रहा ना। तो क्या एजुकेटेड कह सकते हो इस इंसान को। न्यूज़ पे बहुत आते हैं, देखा नहीं, मतलब डिबेट्स पे आप देखना, मतलब डिबेट्स पे वो सब स्कॉलर्स होते हैं ना, बैठे होते हैं, न्यूज़ चैनल पर डिबेट्स आती हैं,
उनको एंकर एक क्वेश्चन देता है, एक क्वेश्चन वो आधे घंटे तक घुमाते रहते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता है। मतलब एक क्वेश्चन कुछ पूछा होगा एंकर ने स्टार्टिंग में, और आधे घंटे बाद भी बड़बड़ चालू रहती है, पूरी डिबेट में बस शोर शराबा मचता रहता है और उस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता है, वो डिबेट ऐसे खत्म हो जाती है। क्यों भाई? सब स्कॉलर्स बैठे हैं ना वहाँ पे, एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोई समझदारी वाली बात ही नहीं करता है। वहाँ पे लगे पड़े हैं, अब कुछ शोर मचाए पड़े हैं। सबको पता है कि यार ये डिबेट जो चलाई जाती है वो टीआरपी के लिए चलाई जाती है, ठीक है ना। इनको एजेंडा चलाना होता है अपना एक, और किसी सी बात से मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ये लोग नहीं समझते हैं। और जब लिटरेसी और एजुकेशन की बात हो रही है तो एक फैक्ट और जान लेते हैं कि थॉमस बेबिंगटन मैकॉले 1835 में आए थे। हमने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा है इनके बारे में। और टीबी मैकॉले ने इनको क्या दिया गया था? टीबी मैकॉले को एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई रिपोर्ट तैयार करके लेके आओ कि हम इन्हें, जो हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं, इन्हें गुलाम कैसे बना सकते हैं। तो ये रिपोर्ट तैयार करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं और इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड जाके अपनी रिपोर्ट जो पेश करते हैं वो क्या बताते हैं कि हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं भाई क्यों? वो पूछते हैं क्यों मुश्किल है? तो कहते हैं भाई इनके पास तो पहले बहुत ज्यादा वेल्थ है। इनका जो सूरत है, सूरत जो अभी गुजरात में, सूरत में इतनी वेल्थ है कि पूरा यूरोप को एक साइड कर दो, सूरत को एक साइड कर दो, तब भी सूरत भारी पड़ेगा। तो अब फिर वो चौंक जाते हैं, कहते हैं इतनी वेल्थ। अब फिर कहते हैं कि भाई फिर आप बताओ कि इन्हें कैसे गुलाम बनाया जाए। वो कहते हैं कि किसी भी समाज को जिसके पास इतनी वेल्थ है उसे आसानी से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अगर गुलाम बनाना है तो इनकी जो रूट्स हैं उनको काटना पड़ेगा। उनकी रूट्स क्या है? इनका एजुकेशन सिस्टम। हमें जो इनका कल्चरल हेरिटेज है, जो इनका एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करना पड़ेगा। और फिर वो बताते हैं कि जो इनका एजुकेशन सिस्टम है वो भी कमाल का है कि इन हिंदुस्तान में इनके लगभग 100% लिटरेसी रेट है। कोई भी अनपढ़ आपको कोई भी भिखारी नहीं मिलता है आपको इनके हिंदुस्तान में। कोई भी ना तो भिखारी होगा ना ही, और लिटरेसी रेट भी 100% है। तो फिर वो पूछते हैं कि इंग्लैंड का लिटरेसी रेट क्या है? फिर वो थॉमस जो बेबिंगटन मैकॉले कहते हैं भाई मुझे क्या पता होगा, जो अपने क्या नाम है ये एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं इनसे पता करो। फिर वो एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाते हैं, पूछते हैं कि कितना लिटरेसी रेट है। तो वो बताते हैं भाई 17% लिटरेसी रेट है हमारे देश का। इंग्लैंड का जो रेट है वो 17% लिटरेसी रेट है, 17%, 17%। तो अब वहां पे बात आती है ना कि 1835 में जब हमारे हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट कहाँ 80% था और उनका कहाँ 17% था। फर्क देख रहे हैं यहाँ पे, 1835 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यही बात आती है कि, और अब आप बात करते हो कि यार हिंदुस्तान में लिटरेसी नहीं है, हिंदुस्तान में एजुकेटेड लोग ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज गलत है, ठीक है। हमें, हाँ, क्योंकि हमारी रूट से काट दिया गया है, लेकिन अभी भी वो रूट्स कुछ बची हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें उसे नर्चर करें और एक बहुत बड़ा पेड़ बनाए। इससे जो सुनहरी चिड़िया कहा जाता था ना, सोने की चिड़िया इंडिया को, वो इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि बहुत ज्यादा वेल्थ थी। वेल्थ तो हमारे पास थी ही बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से, हमारी कल्चरल हेरिटेज की वजह से हमें कहा जाता था सोने की चिड़िया। तो अभी अगर हम चाहें तो उस पेड़ को, उस चिड़िया को फिर से लेके आ सकते हैं। मतलब वो इस चिड़िया को ना फिर बना सकते हैं, अपने हिंदुस्तान को वो सोने की चिड़िया फिर बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एजुकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, एक अच्छे इंसान बनिए, किसी को जज मत करिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टाइटन्स एट टेबल को। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए।